Hi everyone, welcome to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. Myself Reshma Khan. I am here a chemistry faculty. Today I am discussing you series 2024 first chemistry part. As you knows बेटा जो chemistry का part था इस बार का स्पेशली 24 फर्स्ट का वो थोड़ा सा डिफरेंट था. इवन पूरा पेपर पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया गया था स्पेशली साइंस वाले पार्ट में. मोस्टली आपके जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो 30 होते हैं जिसमें 10 फिजिक्स 10 केमिस्ट्री और 10 बायोलॉजी होता है. इस बार थोड़ा सा चेंजेस किया गया. इस बार चेंजेस ये किया गया कि 11 क्वेश्चन केमिस्ट्री के 11 क्वेश्चन बायोलॉजी के हो गए और जो आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस थे वो थोड़े से रिड्यूस हुए हैं ना. तो इसमें इतना पैनिक होने वाली कोई बात ही नहीं है क्योंकि ये तो क्या होता है लाइक वो कभी भी चेंज कर सकते हैं पैटर्न को. अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस उतने ही हैं और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ऐसे दिए गए हैं जो केमिस्ट्री और बायो के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दैट मीन दोनों के मिक्स क्वेश्चंस है. उनकी वेटेज भी अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन की है. तो ओवरऑल अगर हम कंसीडर करें तो हमारे 30 में से अप्रोक्सीमेट 27 क्वेश्चन तो आ ही रहे. तो 3 क्वेश्चन इन्होंने कम दिए थे इस बार, तो उससे खैर कोई फर्क बहुत ज्यादा पड़ता नहीं है. अभी यहाँ हम आज सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री पार्ट का. केमिस्ट्री पार्ट में हमारे अप्रोक्सीमेट 10 से 11 या 12 क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर हम इस बार के पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो. इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज किया गया, मतलब लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है. बट टॉपिक्स तो वही थे जो अब तक आपके एग्जाम में आ रहे थे. इसका ये मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है. जो अब तक आप पढ़ रहे थे उसी को पढ़ते रहना है एंड थोड़ा सा डेप्थ में भी जाना है. थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर भी करना है. राइट, एज सेट न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं आते हैं. इसमें सिर्फ फॉर्मूला से बेसिस पर ही क्वेश्चन आते हैं. फॉर्मूला लर्न करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है जिनके आपको फॉर्मूलाज लर्न करने ही करने पड़ेंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं 2024 के फर्स्ट पेपर के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके फर्स्ट क्वेश्चन को. यहाँ पर 2024 के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बेटा बात कर रहे हैं. अभी लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन. अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा. ये फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. बिफोर वी स्टार्ट हम ऑप्शन देखने से पहले हमें पता होना चाहिए एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल. बच्चे कोई भी पार्टिकल्स जिनका साइज एटम के साइज से छोटा है दैट्स नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल. ओके, अभी आप लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है? अब तक आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स आए हैं, है ना. फंडामेंटल पार्टिकल्स में आपने मोस्टली पढ़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, राइट, न्यूट्रिनो, मेसन्स. इनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हमेशा स्टेबल पार्टिकल्स बोलते हैं. बट यहाँ ये फंडामेंटल नहीं बोला है. राइट, फंडामेंटल वो होते हैं जो एबल टू चेंज द प्रॉपर्टी. अब आप सोचिए, जब भी आप एटम के बारे में बात करते हैं तो आप हमेशा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को ही इन्वॉल्व करते हैं, है ना. तो ओके, तो होता क्या है कि जब आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को यूज करते हैं तो दैट्स मीन कि यही आपके फंडामेंटल पार्टिकल है. बट हियर वी टॉकिंग अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल. तो जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं दैट्स मीन द पार्टिकल जिनका जो साइज है वो एटम से छोटा है. तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तो एटम के ही पार्ट हैं और एटम के अंदर प्रेजेंस होते हैं और इनका साइज एटम से बहुत छोटा है. राइट, नाउ द नेक्स्ट दिस म्यून. म्यून के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ. बेसिकली इसका यूज किया जाता है हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होते हैं ना, आपके जो न्यूक्लियर फ्यूल बेसिकली, या न्यूक्लियर जो भी रिएक्टर में यूज होने वाले वेस्ट है या जो भी वहां से मिला है जो रेडियो एक्टिव नेचर का है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. बट यस, इट इज ऑल्सो योर सब एटॉमिक पार्टिकल. तो क्या 1 से 4 तक हमारे कोई ऑप्शन में है जिसमें सारे हैं? तो VC यस, ये सारे आपके प्रेजेंट है बी ऑप्शन में. तो बेटा तो दिस बी ऑप्शन is correct from my side. Hope समझ में आया. Guys, one important thing और फंडामेंटल पार्टिकल्स में आप बात करेंगे तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में है आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, मीजन और क्वार्क. ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आएगा.
एक क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी पर आएगा ही आएगा, वो मे बी आपके इलेक्ट्रॉन में साइंटिस्ट का नेम हो, उनके मास के बारे में हो, या फिर उनके चार्ज के बारे में हो। ओके, तो होप ये समझ में आया, इसका करेक्ट आंसर है बी। लेट्स मूव, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज एम्फोटेरिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक इनमें से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is an amphoteric oxide? What is the meaning of amphoteric? Amphoterics are those जो capable हैं acid and base both types of compounds को बनाने में, यानी वो acidic compounds भी बना सकते हैं, वो basic compounds भी बना सकते हैं, वो acid के साथ भी reactant है, वो आपके base के साथ भी react कर रहे हैं, right? तो जब भी हम ऐसे की बात करते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, 3 एलिमेंट्स ही आपके ऐसे हैं, एक जिंक है, एक आपका एल्यूमिनियम है और एक आपका लेड है। तो अगर सबसे पहला इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन में देखेंगे क्या इन तीनों का कोई क्वेश्चन ऑप्शन में है। तो फर्स्टली वी ऑब्जर्व हियर कि हमें एल्यूमिनियम का यहाँ पर विजिबल हो रहा है। आई रिपीट, दिस इज जिंक, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड, राइट। ये इन तीनों के जो एलिमेंट्स होते हैं, या ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं, ये एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया। दिस इज दी वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर स्टार बना के टिन भी लिख लीजिए, क्योंकि सम ऑफ टिन, सम कंपाउंड्स टिन के एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज में शो करता है टिन, नॉट ऑलवेज। तो दैट्स व्हाई मैंने इसके आगे स्टार मेंशन कर दिया। तो होप इट इज डन एवरीवन। The correct answer should be alumina, which is Al2O3. Now, the next question. Okay, this is the next question जो आपके ऑक्टेन नंबर का सीक्वेंस बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑक्टेन नंबर के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज ऑक्टेन नंबर। तो बेसिकली ऑक्टेन नंबर यहाँ जो हमें ऑप्शंस में लगा वो हमें दिख गया कि टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन कार्बन सीरीज, वही जो आपकी मीथेन, एथेन, प्रोपेन वाली सीरीज है, उसी का सीक्वेंस यहाँ पर दे रहा है। बट यहाँ थोड़ा सा चेंज किया गया, यहाँ हाइड्रोकार्बन सीरीज नहीं डाली, यहाँ वर्ड यूज कर दिया गया ऑक्टेन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टेन? तो दिस इज ऑक्टेन, ध्यान समझिएगा। ऑक्टेन वर्ड स्पेसिफिकली यूज किया जाता है किसी भी फ्यूल की प्योरिटी को जज करने के लिए। आपका जो फ्यूल है वो कितना प्योर है। जैसे अगर हम रॉकेट फ्यूल की बात करते हैं तो उसका ऑक्टेन नंबर अप्रोक्सीमेट 100 के आसपास होता है, तो उसको बेस्ट फ्यूल कंसीडर किया जाता है। तो ऑक्टेन नंबर किससे डिपेंड कर रहा है कि आपके फ्यूल की प्योरिटी, और फ्यूल की प्योरिटी डिपेंड कर रही है उसकी कंपोजिशन के लिए, और कंपोजिशन में होने चाहिए हाइड्रोकार्बन। नाउ यहाँ पर ऑक्टेन नंबर डायरेक्ट आ रहा है। ऑक्टेन नंबर स्टैंड फॉर कि यहाँ हाइड्रोकार्बन सीरीज के बारे में बात कर रहा है। तो सीरीज आपको लर्न ही होगी, दिस इज मेथेन, एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, पैंटेन, ये पता है ना आपको सीरीज। इस सीरीज में एक छोटा सा चेंजेस करा रही हूँ मैं आपको, रीजन क्योंकि जो यहाँ पर दिया है ना मैं उसी के अकॉर्डिंग बात करूंगी। तो यहाँ पर ब्यूटेन दिया है आपका, पेंटेन दिया है, हेक्सेन दिया है ना, तो और यहाँ पर दिया है साइक्लोहेक्सेन। अब आपके मन में आ रहा होगा हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन में क्या डिफरेंसेस है? एक्चुअली दोनों सेम है, दोनों में कार्बन 6 है, लेकिन साइक्लो स्टैंड फॉर, देखो नाम पर जाओ, साइक्लो लाइक इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, रिंग की तरह का स्ट्रक्चर है। जब स्ट्रेट स्ट्रक्चर है तो वो आपका सिंपल हो गया, दैट इज हेक्सेन, और जब वो रिंग वाला स्ट्रक्चर हो गया तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया साइक्लोहेक्सेन। तो कभी भी अगर सीक्वेंसली बात करेंगे तो पहले हेक्सेन आएगा, उसके बाद आपका साइक्लोहेक्सेन आएगा। होप इट इज डन। अगर हम इसको कंटिन्यूशन में देखें तो हमारे पास इससे रिलेटेड ए ही ऑप्शन है। तो यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो गया। होप बात समझ में आई होगी। नाउ द क्वेश्चन अराइव कि अगर हम अपने सेल्फ लेवल पे इसकी स्टडी कर रहे हैं तो हमें कहाँ तक हाइड्रोकार्बन्स को लर्न करना है? बेटा मोस्टली हमें जो हाइड्रोकार्बन्स लर्न करने हैं वो 8 तक के ही आते हैं, है ना। बट समटाइम जब हम प्योरिटीज के बारे में बात कर रहे होंगे तो आपका 16-17 तक भी आ जाता है। तो मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप 8 तक तो लर्न कर रहे हो, नेक्स्ट 8 को और देख लो, सीक्वेंसली काफी मैच्ड मिलते हैं, राइट। तो जो टर्म्स वाइज आता है, जो सीक्वेंस वाइज, जो सीरीज वाइज क्वेश्चन आता है वो 8 तक की ही सीरीज का आता है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट पर आते हैं, लुक एट दिस क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन विद HCl। एक्चुअली यहाँ HCl का कोई रोल ही नहीं है, बेसिकली यहाँ आपसे पूछा जा रहा है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। जर्नली मैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की एक ट्रिक बताती हूँ, और ये कोई बहुत न्यू ट्रिक नहीं है, ये बहुत पहले से बहुत ओल्ड वर्जन है इसका, बट क्योंकि मुझे तो ऐसे ही लर्न है इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को वैसे ही बोलती हूँ। दिस इज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a careless zebra, instead try learn how copper save gold। ओके, अभी हमने ये सीरीज को लर्न कर लेना है। जब हम इस सीरीज को लर्न कर लेंगे तो एवरी ईयर एटलीस्ट एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस होता है ना, रिएक्टिविटी टर्म में आ जाता है। तो सपोज कि मुझे सीरीज याद नहीं है, हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो बोले यार मेरे को तो सीरीज याद नहीं है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो गाइस याद रखने वाली बात, आपको गैल्वेनाइजेशन तो हमेशा याद होगी ही, सबको याद होता है, सबको पता होता है कि आयरन के ऊपर वी कोड जिंक, हम जिंक की कोडिंग कर देते हैं। क्यों करते हैं जिंक की ही कोडिंग? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, राइट? दैट्स व्हाई जिंक जल्दी ऑक्साइड बना ले एज कंपैरिजन ऑफ आयरन। तो इफ वी टॉकिंग हियर, यहां पर जिंक आयरन से मोर रिएक्टिव वाला आपके पास सिर्फ ए ही ऑप्शन है। तो अदरवाइज आपको सीरीज लर्न करनी ही करनी है, और अगर नहीं लर्न है तो आप थोड़ा सा ट्रिक भी यूज कर सकते हो। ट्रिक स्टैंड फॉर, आप अपने कंसेप्ट देख सकते हो। ये गैल्वेनाइजेशन वाला एग्जांपल है ना, इसको तो आपने लर्न करना ही करना है, क्योंकि इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी जाता है और ये आपका रिएक्टिविटी टर्म में भी आ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट, दिस इज मेथेनॉल। बच्चे बिफोर वी स्टार्ट कि मेथेनॉल क्या करता है, पहले आपको पता होना चाहिए मेथेनॉल होता क्या है। मेथेनॉल अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। द अदर नेम ऑफ मेथेनॉल इज मेथाइल अल्कोहल। बेटा मेथाइल अल्कोहल हमारे लिए बहुत टॉक्सिक है, बहुत डेंजरस है। यू नो, जब बॉडी के अंदर जाएगा तो हार्म तो करेगा ही करेगा, बट एक्चुअली ये हमारे आउटर ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट डालता ही डालता है। हमारे जितने भी परफ्यूम्स स्प्रेस होते हैं उन सब के अंदर मेथाइल अल्कोहल होता है, और ये इतना डेंजरस है कि अगर बाय मिस्टेक आपकी आई के ऊपर भी आ गया तो आपकी विजन रेंज चली जाती है। हाँ, और इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड, ये वुड के पल्प से ऑब्टेन होता है, इसलिए इसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बट हमने पहले जो जो हम मेथाइल अल्कोहल के बारे में जानते थे, द ऑल टर्म्स कम्स इन अवर माइंड, हमारे माइंड में फ्रेम हो गए। नाउ सी द ऑप्शन, कहता है ये टॉक्सिक है, बिल्कुल टॉक्सिक है। क्या करता है ये आपकी बॉडी में आकर, ये आपकी बॉडी के अंदर आएगा और आपके प्रोटोप्लाज्म को डिस्ट्रॉय करता है, और प्रोटोप्लाज्म को इस तरह से डिस्ट्रॉय करता है कि वहां पे क्लॉट्स बना देता है। ठीक है, अभी यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन क्या कोई है? तो लेट्स सी, दिस इज मेथेनॉल कॉन्जुगेट द प्रोटोप्लाज्म। ये तो अभी जो हमने बात बोली वही है। मेथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज्ड विद मेथेनॉल इन अ लीवर व्हिच coagulate the protoplasm, ये get oxidized। देखिए बच्चे, इफ वी टॉकिंग अबाउट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एंड सी, तो बेसिकली सी वाला भी करेक्ट है, राइट? कि ये क्या कर रहा है, एसिटिक एसिड। बिकॉज क्या होगा जब ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो यार इसकी कंपोजिशन में तो चेंजेस आएगा ही आएगा, बट यहाँ ही ओनली टॉकिंग अबाउट द लीवर। अभी यहाँ वी टॉकिंग कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये टॉक्सिक क्यों है? ये टॉक्सिक इसलिए है क्योंकि आपके प्रोटोप्लाज्म को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, तो ए शुड बी करेक्ट आंसर फ्रॉम माय साइड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज विनेगर। बेटा देखिए, जब हम व्हेन वी टॉकिंग अबाउट सीडीएस और सीएपीएफ स्पेसिफिकली, तो सीडीएस और सीएपीएफ एंट्री में एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और वन क्वेश्चन की वेटेज ऑलमोस्ट फिक्स है।
विच फ्रूट्स कंटेन द मैक्सिमम एसिड, या कौन सा एसिड है। जैसे आई रिमेंबर द लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन, टमाटो के अंदर कौन सा एसिड होता है? बेटा कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं होता जिसमें सिर्फ एक ही एसिड हो, बस अबंडेंटली कौन सा है, यानी ज्यादा कौन सा है। तो टमाटो के अंदर जैसे आपका ऑक्सैलिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड आपके ग्रेप्स के अंदर हो गया, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है। इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन, दैट मीन सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसके अंदर कौन सा आपका एसिड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, या क्वेश्चन में उसने पूछा अबाउट द विनेगर। बेसिकली विनेगर एक एसिटिक एसिड है जिसका डाइल्यूट फॉर्म है। विनेगर आपने मोस्टली देखे होंगे अपने घर में, जब आप यूज करते हैं तो ये व्हाइट और ब्लैक कलर का होता है। तो उसका व्हाइट और ब्लैक कलर किसकी वजह से हो रहा है? ऑफ कोर्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अगर इसके अंदर एसिड की परसेंटेज अराउंड 2 से 5 है एंड रिमेनिंग वाटर, तो ये आपका व्हाइट वाला विनेगर हो गया। अगर ये परसेंटेज अप्रोक्स 8 है प्लस वाटर, तो ये आपका क्या हो गया बच्चे? ये ब्लैक वाला विनेगर हो गया। बट यहाँ तो इसका कोई लेना देना ही नहीं ना, ब्लैक और व्हाइट। यहाँ तो सिंपल बोला है विनेगर क्या है। यू नो विनेगर क्या है? द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन क्या कहते हैं? दिस इज एसिडिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड, एथेनॉल, और ये क्या बोल दिया? दिस इज प्रोपोनिक एसिड। एक्चुअली एसिडिक एसिड है, तो यही वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर फ्रॉम माय साइड। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यस, ऐसा ही सेट कि आप लोग को जो ऑक्टेन, जो आपके हाइड्रोकार्बन सीरीज है, मोस्टली 8 तक ही आती है। बट उससे पहले वाले, उसके बाद वाले जो है, मोस्टली जितने भी हमारे पेट्रोल्स होते हैं ना, तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फ्यूल्स होते हैं ना। तो जो फ्यूल्स होते हैं उसमें ऑक्टेन नंबर तो क्या करता है? प्योरिटी ऑफ मिल्क बताता है। बट कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं जब उनको बर्न करते हैं तो उसमें लाइटिंग्स होती है। तो वो जो लाइटिंग्स होती है वो हैवी हायर कार्बन हाइड्रोकार्बन्स की वजह से होती है, उनको बोला जाता है स्पेसिफिकली द हायर वाले। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है सीटेन किसे कहते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा थ्रू द हाइड्रोकार्बन सीरीज। सीटेन उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन 16 होता है, और कार्बन 16 जो है वो हेक्सा में है। दैट्स मीन दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसकी प्रेजेंस से ही पता चलता है, जो फ्यूल जलाने पर लाइटनिंग देता है ना, स्पार्क देता है, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। लेट्स मूव नेक्स्ट पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका, दिस क्वेश्चन कि इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है एटॉमिक रेडियस के बेसिस पर। बच्चे रेडियस के बेसिस में देखिए होता क्या है कि आपका वन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को आपको पूरा नहीं लर्न करना, आपको पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स लर्न करने हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, और आपकी नोबल वाला गैसेस वाला जिसे हम जीरो ग्रुप कहते हैं। बट इनके सीक्वेंस पर क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट थिंग इज आपको सीक्वेंस लर्न करना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हमने देखा कि ये जो है ये तीनों हमारे फर्स्ट ग्रुप से हैं, विच इज योर एल्केली ग्रुप, है ना। अभी किसके बारे में बात कर रहा है? टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट, अगर आपको ये नहीं आता, लाइक आपने सीक्वेंस नहीं पढ़ा हुआ, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बस आपको क्या आना चाहिए? आपको एटॉमिक नंबर होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो याद रखना, एटॉमिक रेडियस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो अगर आपको सीक्वेंस लर्न नहीं है, कोई बात नहीं, आप एटॉमिक नंबर लर्न कर लीजिए। जब आप एटॉमिक नंबर लर्न करेंगे तो वहां से भी कर सकते हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो आपको प्रॉपर्टीज कैसे पढ़नी है? आपको पीरियड्स का ध्यान रखना है, आपको ग्रुप का ध्यान रखना है। बेसिकली पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा। ग्रुप में टॉप से बॉटम पर जाने पर क्या होगा। जैसे ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, हमारी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती चली जाएगी, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती चली जाएगी। नाउ यहाँ पर अगर हम करेक्ट सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो आपको अगर ग्रुप में आपने पढ़ रखा होगा फर्स्ट ग्रुप के एल्केली मेटल होते हैं आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, अगर आपने वो पढ़ रखे थे तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन कर सकते थे। बट अगर आपने नहीं पढ़ रखे तो डोंट वरी, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ प्रोटॉन ओनली, राइट। और यहाँ अगर हमें देखना है कि हमारा कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है, तो अगेन दिस ए शुड बी करेक्ट, क्योंकि यही आपका करेक्ट सीक्वेंस है आपके फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का,
राइट। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ग्रुप एलिमेंट, हेलोजन ग्रुप और आपका नोबल ग्रुप, एवरी ईयर इन चारों में से किसी एक पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो होप ये डन हो गया। लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटालाइटिक सिस्टम इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड, क्या कर रहा है ये आपके अनसैचुरेटेड को, ठीक है जस्ट गिव मी मिनट, ये क्वेश्चन पर आते हैं। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर रहा है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ओके अब होता क्या है, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिखी हुई होती तो हमारे लिए बहुत इजी थी, बट क्या हुआ यहाँ पर इसने कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्स टर्म यूज कर लिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वर्ड यूज करा कैटालाइटिक। कैटालाइटिक किसे कहते हैं? कैटालाइटिक वो होता है जो कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अ कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, पढ़ी हुई भी होगी, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपने देखी एग्जाम में आई हुई है। वनस्पति घी इसी प्रोसेस से बनता है। इसमें क्या किया जाता है? वेजिटेबल ऑयल लिया जाता है। नाउ व्हाट इज वेजिटेबल ऑयल? दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हाइड्रोजन के साथ और बहुत हाई प्रेशर में, फिर टेम्परेचर में निकेल की साथ में रिएक्शन कराई जाती है और हमारे पास ऑब्टेन होता है वेजिटेबल घी, जिसे हम वेजिटेबल फैट भी बोलते हैं। तो वनस्पति घी हमें यहीं से ऑब्टेन होता है। ओके तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में आपका कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तो यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज नहीं हो रहा, यहाँ आपका कैटालाइटिक सिस्टम हो गया। कैटालाइटिक सिस्टम स्टैंड फॉर मोर देन वन कैटलिस्ट, है ना भाई? क्या हो रहा है? मोर देन वन कैटलिस्ट यहाँ पर यूज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कैटालाइटिक सिस्टम बोला। क्या इसमें कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें हाइड्रोजन निकल आ रहा है? फिर हमने ऑप्शन देखना स्टार्ट करा, हाइड्रोजन तो लगभग सब में ही है, हाँ, लेकिन निकल का कॉम्बिनेशन वाला जो ऑप्शन है, दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। होप समझ में आया। यही क्वेश्चन सेम और एक बार और आया था एग्जाम में, विच इज अराउंड 2021 और 2022। वहां पर ये था कि वनस्पति घी का प्रोडक्शन किस प्रोसेस से होता है। तो वनस्पति घी का प्रोडक्शन यानी इस प्रोसेस का जो नाम है, दिस इज हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। चलिए लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। होप ये क्वेश्चन डन हुआ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन जो आपका दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेम 2024 के फर्स्ट एनडीए में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया है। इससे पहले भी आई थिंक एक और क्वेश्चन है, ये डन हो गया हमारा डी, नहीं यही क्वेश्चन है, दिस इज। और ये जो क्वेश्चन है ये है आपका, इनमें से कौन सा हाईएस्ट आइकॉनिक या सॉरी आयनिक कैरेक्टर है? आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? वी सेड आयनिक का मतलब है जिसमें आयन से ज्यादा होंगे, है ना। जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखें तो थोड़ी सी ट्रिक्स को याद कर लीजिएगा। जैसे जिस पर सबसे ज्यादा आयन्स होंगे, जिस पर सबसे ज्यादा चार्ज होगा, सबसे पहले आप इसमें देखिए क्या आपको कहीं पर भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिखाई दे रहा है। आप अपने लेवल पे चेक तो करेंगे बिफोर कि आप इन सब के बारे में डिटेल जानेंगे। आपको ये तो पता होना चाहिए क्या इसमें कोई ऐसा तो नहीं है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन फर्स्ट ऑप्शन में ही है, इसलिए वी विल गो विद योर ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गई बात? हमें और ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमें पता है कि फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट्स मीन कि इस पे इलेक्ट्रिक यानी नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा हो गए, तो यही आपका हाईएस्ट आयनिक बॉन्ड बनाएगा ना, कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएगा। तो अगेन दिस क्वेश्चन किस टॉपिक से आया? ये वही टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग वाला, जो मैंने आप लोगों को बताया कि यस आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डन, आंसर मिल गया इसका। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ग्रीन हाउस गैस हैज अ मैक्सिमम एवरेज
रेसिडेंस टाइम इन योर एटमोस्फियर। दैट मीन ग्रीन हाउस में आपकी जो गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, उन गैसेस में से कौन सी गैस है जो इस एटमोस्फियर में थोड़े टाइम के लिए होल्ड होती है, यानी ज्यादा टाइम के लिए होल्ड होती है। चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। क्या आप जानते हैं व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट का मीन होता है द ट्रैपिंग ऑफ यूवी रेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल एक एफकेट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को बेस्ट एक्सप्लेन किया गया था कि कहीं धूप है, सनशाइन है, वहां आपने अपनी कार खड़ी करी जिसके मिरर ग्लासेस सब बंद है, थोड़ी देर बाद आप वहां पर जाते हैं, आप अपनी कार खोलकर देखते हैं तो कार अंदर से गर्म होती है। दैट्स मीन कि यूवी रेडिएशन आया, हाँ, और वो कार से बाहर नहीं जा पाया, वहीं ट्रैप हो गया। द ट्रैपिंग ऑफ यूवी रेडिएशन इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। दैट्स द फर्स्ट थिंग। आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट का मीनिंग समझ में आया, डन हो गया। नाउ द नेक्स्ट, इसमें और कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व? जब हम इसमें और कंपोनेंट्स इन्वॉल्व के बारे में बात करते हैं तो फर्स्टली होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। द फर्स्ट इन्वॉल्वेशन यानी मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड करे? द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड जब भी आपके इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा हो, एनीथिंग जो भी आपके इस एटमॉस्फेयर में हो रही है, उसमें सेकंड है आपका वाटर वेपर, ओके। और थर्ड अगर हम बात करें तो दिस इज योर नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इस नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लाफिंग गैस कहते हैं। और फिर है आपका CFC विच इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम फेरॉन नाम से भी जानते हैं। नाउअडेज ये जितने भी आपके कूलिंग वाले इक्विपमेंट्स है ना, लाइक योर AC, लाइक योर रेफ्रिजरेटर, ये सबसे रिलीज होती थी, और यही वो है जिसने आपकी ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा हार्म करा, सबसे ज्यादा नुकसान किया। बट नाउअडेज ऐसा नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो आपकी CFC है, इट इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होने से ही आपके ओजोन को कोई हार्म इफेक्ट नहीं पहुंचाते, ओके। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारी ओजोन है जो रेडिएशन को ट्रैप में करती है, एंड मीथेन, दिस इज CH4। What is the other name of methane? This is again your PYQ. This is marsh gas. और एक और बात आपको बताऊं, आपके अगर इन्वायरमेंट में मार्श गैस है तो जितने भी हमारे जो राइस फील्ड होते हैं ना, राइस फील्ड जहाँ पर चावल वगैरह खेती की जाती है, वहां पर ये जो मार्श गैस है ये ट्रैप हो जाती है। ये भी आपका PYQ था कि राइस फील्ड के अंदर कौन सी गैस ट्रैप होती है, तो कौन सी होती है? आपकी मेथेन होती है। और आपका जो बायोगैस फ्यूल है उसके अंदर इसकी परसेंटेज भी सबसे ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसका जो रेसिडेंस टाइम है आपके इस एटमॉस्फेयर में वो सबसे ज्यादा है? ध्यान से समझिएगा बात। इसमें सबसे ज्यादा जो आपके एटमॉस्फेयर में होल्ड होती है वो है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन की जो ये नाइट्रस ऑक्साइड ये जो गैस है ना, एक तो सबसे पहले नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट जो मैक्सिमम ऑक्साइड्स बनाता है, इसीलिए ये कहीं पर भी होगा जहां पर हमें ऑक्सीजन को ट्रैप करना होगा, वी यूज नाइट्रोजन। फॉर एग्जांपल आप लोग वेपर्स लेकर आते हैं मार्केट में, चिप्स लेकर आते हैं, तो आपने देखा होगा ना, जैसे उसको आप ओपन करते हैं तो एक गैस निकलती है, दैट इज योर नाइट्रोजन। क्यों फिल करी गई? इसलिए फिल करी गई ताकि उस वेपर के, उस रैपर के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी उससे नाइट्रोजन जल्दी रिएक्ट कर ले और आपके फूड को ऑक्सीडाइज ना होने दे। सेकेंड, नाइट्रोजन की कोई भी एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं होती, कोई भी। मैक्सिमम ऑक्साइड्स बनाती है बिना एलोट्रोपिक फॉर्म के। आपके इस एनवायरनमेंट में जितनी भी नाइट्रोजन है ना, जितनी भी राइट नाउ नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में, नाइट्रोक्साइड फॉर्म में, 40% अराउंड हमारे ही एक्टिविटीज, हमारे यूजेस की वजह से इस एटमॉस्फेयर में। तो इसका मतलब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है ना, रेडिएशन ट्रैप हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा रोल हमारा भी है, राइट? ओके, अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन रुकता है? जैसे नाइट्रस, एंड सबसे कम भी, क्योंकि अगर आपने सबसे ज्यादा पूछा है तो आपको सबसे कम का भी पता होना चाहिए। तो सबसे कम स्टेबिलिटी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में सबसे कम देर के लिए रुकता है। इट्स गुड, ये अच्छा भी है हमारे लिए, ओके। तो ये जो क्वेश्चन थे ये थे आपके सीडीएस 2024 के फर्स्ट के PYQ। इसमें मैंने आप लोगों को जो भी एक्सप्लेनेशन दी है वो इसी तरह से दी है कि आपको पता चल सके द व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कम्स इन योर एंट्री, और किस कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ना है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।